हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ केवीएस पीजीटी के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आर 2.1 एंड 3। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द HCl। तो हमको दो चीज़ें दे दी गई है कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको 3 दे दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो HCl है उसका नेचर कैसा है। इसका नेचर हमको बताना है और जनरली हमको चार ऑप्शन दे रहा है कि HCl 70% आयनिक है, 83% आयनिक है, 100% आयनिक है या फिर 50% आयनिक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 16 इंटू जाई ए माइनस जाई बी प्लस 3.5 जाई ए माइनस जाई बी का स्क्वायर। यहाँ पे जो जाई ए और जाई बी है ये एटम से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जनरली जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको एक्स ए मानना है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको एक्स बी मानना है। तो 16 इंटू वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, एक्स बी की वैल्यू हमारे पास 2.1 है प्लस 3.5 और एक्स ए की वैल्यू फिर से हमारे पास कितनी है, 3 है। एक्स बी की वैल्यू 2.1 है और उसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ जब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा 14.4 प्लस 2.835। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 17.23% आएगा। ठीक है, तो जो अप्रोक्स किसके रहेगा, 70% के, 17% के। ठीक है, तो जो HCl में परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है हमारा, 17% आ गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि HCl जो रहेगा 17% क्या रहेगा, आयनिक नेचर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कुछ हमें बॉन्ड्स दिए गए हैं और जिसमें हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चार ऑप्शन हमको दे दिए गए हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो जनरली डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उतना ज़्यादा क्या रहेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही है, साथ में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है वो साइज पे भी डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। तो देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन दिया गया है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चार एटम आपको जनरली दे रहा है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन आ जाएगा। और नाइट्रोजन और Cl की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई है। अगर हम बात करें साइज की, तो जो साइज है वो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, फिर ऑक्सीजन का साइज है, उसके बाद नाइट्रोजन का साइज है और उसके बाद Cl का साइज है। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है, क्लोरीन का है, इसलिए इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। फ्लोरीन का साइज भी सबसे कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। तो यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा आएगी, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें स्ट्रॉन्ग आएगी। उसके बाद इसमें आएगी क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, उसके बाद इसमें आएगी और उसके बाद इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा वो किस में रहेगा, HF में रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए इसमें हमको दे रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर 3.5, 4.0, 3.2, 3 एंड 2.1। द स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड विल बी, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस की दे दी गई है? जैसे हाइड्रोजन को दे दी गई है। हाइड्रोजन ने कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रहा है हमको? 2.1 दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 दे दी गई है हमको। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको 3.2 दे दी गई है, ठीक है। और Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी गई है वो दे दी गई हमको 3.0, और हाइड्रोजन की ये दे रखी है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर हम बात करें HF की, तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमको दिया नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? OH बॉन्ड हो जाएगा। अगर हम NH की बात करें, NH में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, हाइड्रोजन की आपकी 2.1 है, तो ये 1.1 आ जाएगा। इसका डिफरेंस 1.1 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये बॉन्ड क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है, द कार्बोनिल ग्रुप हैज़ सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें कार्बोनिल ग्रुप के कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमसे पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर। इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑर्डर सही रहेगा स्टेबिलिटी का। तो देखिए जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जो क्या होता है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसके? चार्ज मॉलिक्यूल के। तो यहाँ पे जो CO लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है। दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थर्ड की है, तो या तो ऑप्शन ये रहेगा या फिर ऑप्शन ये रहेगा। अब इन दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसके ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, या फिर कभी भी पॉजिटिव चार्ज लेने की टेंडेंसी नहीं रखना चाहेगा। ये कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करना नहीं चाहेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये चाहेगा कि इसके ऊपर हमेशा क्या आए? एक नेगेटिव चार्ज ही आए, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम। अगर इस वाले स्ट्रक्चर को हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी थर्ड की आएगी, उसके बाद फर्स्ट की आएगी, और उसके बाद सेकंड की आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच कॉम्बिनेशन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। इनमें से वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जितना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसमें आयनिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, या फिर उसका आयनिक बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली किससे दिया जाता है? Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, ठीक है। इससे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देते हैं। Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। जितना ज़्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा और जितना ज़्यादा एनायन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। तो कैटायन के ऊपर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। कैटायन के ऊपर क्या हो, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। एनायन के ऊपर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज। तुम देख लेते सारे ऑप्शन को, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। अगर लास्ट ऑप्शन को देखें हम, तो इसमें मैक्सिमम +2 कैटायन के ऊपर है और एनायन के ऊपर भी -2 है। तो मैक्सिमम चार्ज किन के ऊपर है, इन्हीं के ऊपर है। कैटायन के ऊपर +2, एनायन के ऊपर -2, तो इसलिए इनका चार्ज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और अगर इनका चार्ज ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो भी कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स एंड लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव में हमें बताना है कितने लोन पेयर है, लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमसे पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, I3 को ऐसे लिख लीजिए आप। I3 का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, I3 की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3d आएगी। sp3d आप इसको निकाल भी सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले शॉर्ट ट्रिक से। उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए। तो क्या करेंगे, 3 × 7 + 1 तो कितना आएगा आपका, 22 आ जाएगा। 22 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ही आ गया है, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल है sp3d। इसके क्या आ गया, हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल लेते हैं। लोन पेयर निकालना है क्या है, जो टोटल ये आया है 5, टोटल में से क्या माइनस करना है, सराउंडिंग एटम को माइनस कर देना है, सराउंडिंग एटम को माइनस कर देना है। तो सराउंडिंग एटम कितने हैं, अगर हम I3 की बात करें तो एक सेंट्रल एटम होगा, 2 उसके सराउंडिंग एटम होंगे। तो सराउंडिंग एटम 2 है यहाँ पे। तो 5 - 2 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके बॉन्डिंग पेयर रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2। ये आपको 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। बॉन्डिंग पेयर 2, लोन पेयर 3। तो देख लीजिए बॉन्डिंग पेयर 2 यहाँ पे है और लोन पेयर 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस शॉर्ट ट्रिक को मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके इस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगी कैसे हम इजीली किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो जो I3 नेगेटिव है उसमें लोन पेयर 3 रहेंगे और बॉन्ड पेयर 2 रहेंगे। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि I3 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं I3 में वो कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन O3। O3 में जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज हमसे पूछा जा रहा है। इस तरह का ये मॉलिक्यूल होता है O3 जो कि बैंड फॉर्म में रहता है। हमसे पूछा जा रहा है जो सेंटर में ऑक्सीजन है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है। तो फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा ये आप देख सकते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, 1/2, सॉरी 1 मिनट। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6 होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं, 2, 4 और 6।
तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं? एक लोन पेयर है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आएगा? 6 माइनस 3 माइनस 2 इजकल टू क्या? 6 माइनस 5, तो आ गया 1। इसका मतलब ये है कि O3 में जो ये सेंटर वाला ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1। +1 इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है। तो ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमको एक लिस्ट दे दी गई है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है, बॉन्ड ऑर्डर से मैच करना है इसको। और यहाँ पे जो हमको कंपाउंड दिए गए N2 है, O2 है, F2 है और O2 पॉजिटिव है। तो उनका बॉन्ड ऑर्डर इनको दिया गया इस साइड। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है, एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर लिखेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। अगर 12 है आपके पास इलेक्ट्रॉन तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अगर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। इसी तरह से अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब इसको देख लीजिए। अगर मैं N2 की बात करूं तो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन आइटम है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 + 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोले तो 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो N2 का बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, N2 के टोटल इलेक्ट्रॉन है 14 और 14 के सामने लिखा है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। अगर हम बात करें O2 की, तो O2 के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 + 8 = 16 और 16 के सामने क्या लिखा है? 2। इसका मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 2। इसके बाद F2 की अगर हम बात करें तो 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव क्या होगा आपका? 8 8। एक पॉजिटिव है तो एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 17। और 17 के सामने क्या लिखा है? 1.5। ठीक है, 17 के सामने क्या लिखा है आपका? 1.5 लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लीजिए। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 में से एक गया तो 15। 15 के सामने देखिए, 15 के सामने लिखा है 2.5, तो ये आपका 2.5। तो डी का हो जाएगा आपका 2.5, यानी कि डी का हो गया हमारा 3 ऑप्शन। डी का 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है। ए का जो आपका ऑप्शन रहेगा 3 आएगा, ए का हो जाएगा 4 जो कि यहाँ पे है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे? बस आपको 14 वाला याद करना है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। उसके बाद जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो हाफ हाफ का गैप पता चला जाएगा ना, हाफ हाफ का गैप पता चला जाएगा। 2.5 2, फिर 1.5 और 1। उसी तरह से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तब भी हाफ हाफ का गैप आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। इससे इजीली आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मुझे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है? इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है? तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से वो पीछे वाला मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है। बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। आपको बस ये देखना है किसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम CN की बात करें तो 6 हो जाएंगे +7 और -1 भी है तो एक और ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। O2 की बात करें, नेगेटिव भी है, 8 + 8 और +1 हो जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। सॉरी, 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके पास? 17। इसके बाद NO2 पॉजिटिव को देख लेते हैं। NO पॉजिटिव को देख लेते हैं। 7 + 8 -1 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। CN पॉजिटिव को देख लीजिए तो कितने आएंगे? 6 + 7 -1 = क्या? 12।
ठीक है, ये आपके कितने हो जाएंगे 12। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इन दोनों क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। और मैंने पीछे बताया आपको कि अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और ऑप्शन नंबर थर्ड है, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 एंड थर्ड। तो 1 एंड थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स इन मिसिट्राइलिन। मिसिट्राइलिन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका सिग्मा टू पाई बॉन्ड का रेशियो है वो क्या आएगा। तो मिस्टाइल का हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मिस्टाइल आपका क्या रहेगा, एक बेंजीन होगी। मिस्टाइलिन क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग पे 3 CH3 ग्रुप लगे रहते हैं। बेंजीन पे 3 CH3 ग्रुप लगे रहते हैं इस तरह से। बेंजीन के ऊपर कितने ग्रुप लगे रहेंगे, 3 CH3 ग्रुप लगे रहेंगे। तो मैंने 3 CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दिए हैं, और यहाँ पे इस बेंजीन पे कुछ हाइड्रोजन भी होंगी। एक यहाँ पे रहेगी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब हम टोटल काउंट कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं, तो देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड ये हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड ये हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड ये हैं। तो टोटल ये हो गए 9 सिग्मा बॉन्ड। चलिए, ये वाला सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है आपका, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए आपके। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। और बेंजीन के अंदर ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये भी सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। तो टोटल बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड और है। तो जब इनको आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, 21। टोटल कितना आ जाएगा, 21। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके 21। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो इस बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड आप देख सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई स्टार। तो सिग्मा हमारे पास है 21 और पाई हमारे पास है 3, तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बोथ BF3 एंड NF3 आर कोवलेंट कंपाउंड। जो आपका BF3 होता है, NF3 होता है, दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड है। BF3 एक नॉन पोलर कंपाउंड है, बट NF3 इज पोलर, और रीजन इसका बताना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं BF3 की। BF3 का जो स्ट्रक्चर आता है वो ट्राइगोनल प्लेनर आता है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर BF3 का आता है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। और इसमें जो डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या हो जाती है, 0। डाइपोल मोमेंट हो जाती है 0, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं NF3 की बात करूं तो जो आपका NF3 है उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आती है आपकी sp3। साथ ही साथ NF3 में एक लोन पेयर भी रहता है। एक लोन पेयर होने की वजह से जो NF3 का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, आपका पिरामिडल हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। तो NF3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा आपका, पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जैसा आपका NH3 का होता है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर भी रहेगा। अब इस केस में क्या है कि ये जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसका रिजल्टेंट कुछ इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोलर टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये पोलर टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगी। अब इसको देख लीजिए, रीजन क्या क्या दे रखे हैं, बोरोन इज अ सॉलिड एंड नाइट्रोजन इज अ गैस इन फ्री स्टेट। तो नाइट्रोजन और बोरोन की तो बात नहीं हो रही, कि हमें तो किसको देखना है, BF3 को और NF3 को। दूसरा हमको दे रहा है BF3 इज प्लेनर, बिल्कुल सही बात है, BF3 इज अ प्लेनर।
NF3 इज पिरामिडल, ये पिरामिडल है, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, BF3 इज प्लेनर एंड NF3 इज पिरामिडल इन शेप। चलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज डायमैग्नेटिक होगी। डायमैग्नेटिक का मतलब है जिसके पास क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पैरामैग्नेटिक चीजें क्या हो रहेंगी, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसको क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। तो चलिए देख लेते हैं। He2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव, तो He2 पॉजिटिव हम देख लेते हैं। He2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। दो He में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फोर इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, थ्री। जब इसको हम भरेंगे, आप मोलिकुलर ऑर्बिटल में आप भरेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा 1s2, और क्या आएगा आपके पास, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार S1। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब हम बात कर लेते हैं H2 की। H2 में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच जाएगा। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। H2 1 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीन, और इसका केस कुछ ऐसा ही बनेगा जैसा ये, तो ये भी क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। H2 की अगर हम बात करें तो H2 क्या आएगा, सिग्मा 1s2। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो किस फॉर्म में रहेंगे, पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है इसका मतलब ये कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक। तो इसका जो आंसर रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में हमसे पूछा जा रहा है कि दो कार्बन एटम है, उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो कैल्शियम कार्बाइड लिख लेते हैं, Ca, C2 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। अगर हम इसको आयनाइज कर दें तो Ca2 पॉजिटिव और C2 के ऊपर 2 नेगेटिव, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए कार्बाइड का तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये आपका क्या हो गया, कार्बाइड, ये आपका हो गया है कार्बाइड। अब कार्बाइड में आप देख सकते हैं एक सिग्मा है, एक सिग्मा है और दो पाई है। कार्बाइड के अंदर क्या है, एक सिग्मा है और दो पाई है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, एक सिग्मा और दो पाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इन AgCN2, इन AgCN2 नेगेटिव, इन AgCN2 नेगेटिव द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज। AgCN2 में पाई बॉन्ड कितने हैं। तो AgCN2 में दो CN मोलिक्यूल है, और जो आपके CN मोलिक्यूल होते हैं उसके बीच में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। जो आपका CN होता है उसके अंदर कितना बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा, AgCN और AgCN, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा AgCN2 का। तो इसमें आप बता सकते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा है और ये एक सिग्मा है। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी दो पाई बॉन्ड है, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, फोर। ठीक है, तो AgCN2 में जो टोटल पाई बॉन्ड है वो कितने हो गए, फोर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू साइनाइड के अंदर चार पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल या आयन है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देख लेते हैं किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए अगर हम B2 की बात करें, B2 की, तो B2 का
जो टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 10 रहेंगे। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 रहेंगे। N2 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन 15 रहेंगे, और इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 18 रहेंगे। ठीक है, तो हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। 1s 2s, ये हो जाएगा आपका 1s, ये हो जाएगा 1s स्टार, उसके बाद 2s, 2s का स्टार, उसके बाद p ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं O2 2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन भर के देख लेता हूँ। 2 4 18 इलेक्ट्रॉन मेरे को भरने, 6 8 10 12 14 15 16 17 और 18। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। अगर मैं B2 की बात करूँ तो B2 में मेरे को कितने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को चाहिए तो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो B2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये तो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। N2 पॉजिटिव की बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब मैं भरूंगा तो कितने हो जाएंगे, दिस इज 12 13 14 एंड 15। तो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब मैं O2 की बात करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन इसके पास क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, जिसके सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है। तो अगर हम SF4 की बात करें, जब आप SF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा आपका sp3d। XCF4 आपका sp3d2 आएगा, जब आप निकालेंगे इसका आपका sp3 आएगा, इसका भी आपका sp3 ही देखने को मिलेगा। अब जब आप SF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आएगा कि जिसमें एक लोन पेयर होंगे और 4 बॉन्ड पेयर रहेंगे। SF4 में आपको 2 तरह के बॉन्ड दिखाई देंगे। जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है उनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये वाले जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो वाले बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। इसका मतलब ये है SF4 में जो बॉन्ड है वो सभी के सभी इक्वल नहीं है, एक्सियल वाले लॉन्ग है, इक्वेटोरियल वाले क्या है, शॉर्ट है। तो इस तरह से SF4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। SiF4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, सभी बॉन्ड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी। XCF4 में जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। सभी की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसमें भी सभी की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा SF4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, Li2 है और B2 है। हमसे पूछ रहा है कि इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही है। द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का साइज हाइड्रोजन से ज़्यादा है। लिथियम का साइज क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसलिए लिथियम लिथियम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू किसके, H2 के बॉन्ड के। ठीक है, H2 के बॉन्ड से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब ये है H2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या स्टेबिलिटी है वो क्या है, किससे ज़्यादा है, Li से ज़्यादा है, Li2 से ज़्यादा है। अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन का जो साइज है वो हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है, हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, लेकिन लिथियम से थोड़ा कम है। इसलिए बोरोन यहाँ पे लाई कर जाएगा।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी हमारी H2 की, फिर B2 की और फिर Li2 की। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो देखिए PCl5 दे रहा है और पूछ रहा है PCl एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल ठीक बात है। PCl5 में जो फॉस्फोरस होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो TBP होता है ना, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। PCl5 की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। ये बिल्कुल सही बात है, POCl3 ये बना लेता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया हमारा। PCl3 एक्ट एज लुईस एसिड। ये क्या बोल रहे हैं, PCl3 क्या करता है, लुईस एसिड है। बिल्कुल सही बात है। जो फॉस्फोरस होता है वो क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो एक लुईस एसिड की तरह ये बिहेव करता है। डी ऑप्शन देख लीजिए। इन PCl5 द एक्सियल क्लोरीन एटम आर क्लोजर टू सेंट्रल पी एंड इक्वेटोरियल। जो क्लोरीन एटम है वो क्या रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। PCl5 मैंने आपको पीछे बताया, एक्सियल बॉन्ड ज़्यादा लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं, छोटे बॉन्ड होते हैं। तो इक्वेटोरियल वाले फॉस्फोरस के ज़्यादा पास रहेंगे, एक्सियल वाले फॉस्फोरस से दूर रहेंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है डी वाली, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है और यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से हमें वो पेयर बताना है स्पीसीज वो जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 18 आएंगे, इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 10 आएंगे। तो देख लीजिए, मैंने ट्रिक आपको बताया। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, 11 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो देख लीजिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1, 18 इलेक्ट्रॉन है, उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है, 1 है। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन 1 ही क्या आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करेंगे, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 16 इलेक्ट्रॉन। तो इनका तो बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आएगा। N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। तो यहाँ पे भी सही नहीं है। NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बहुत सारी वीडियोस PGT से रिलेटेड पहले से अपलोड की है। अबाउट 5000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। तो आप प्लीज़ उन वीडियो को जाकर देखिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड लक।